भाई तुझे पता है फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया। फेसबुक मेटावर्स को सपोर्ट कर रहा है और मेटावर्स के साथ जुड़ रहा है। अरे यार तूने वेब 3.0 के बारे में नहीं सुना? वेब 3.0 इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इतना ज्यादा लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। यार तूने पता क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करा? पता है क्रिप्टो करेंसी कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में, पूरा फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी के बेस पे। आप लोगों के पास भी ऐसे भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे और हर कोई आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में, आपके क्लासमेट्स में बहुत सारे लोग होंगे जो इस सब के बारे में बात करते होंगे और आपका दिमाग खा जाते होंगे ये सब बोल बोल के। वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसीज, मेटावर्स और ना जाने एनएफटीज और क्या क्या, इन सब के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन सर के ऊपर से जाता होगा सबको, जैसे मेरे सर के ऊपर से जाता था। लेकिन दिमाग में हमेशा एक चीज रहती थी क्या कि जब इतने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ तो इसमें खास बात होगी, चलो इसके बारे में जान के देखते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं। फिर आपने गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, आपको इतना समझ में नहीं आया। या वो सब भी छोड़ो, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंसान जो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता है, व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन, या फिर वेब 3.0 या फिर क्रिप्टो करेंसीज या फिर मेटावर्स। So guys, this isn't just about Web 3.0 cryptocurrency. It's about the technology जो हमारी दुनिया, हमारा पूरा वर्ल्ड अपना रहा है। और अगर आप लोगों को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट आप टाइम के बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब से 10 साल पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया होता, या फिर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था तभी आप इंस्टाग्राम पे आ गए होते, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तभी आप लोग फेसबुक पे आ गए होते, और अपना फेसबुक पे एक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट, यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था तब यूट्यूब पे एक अकाउंट बना लिया होता, तो क्या लगता है आपको कि अभी तक आपकी कितनी रीच होती? बहुत अच्छी रीच होती। मतलब ये सब क्या, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा, अभी तो करंटली है ही, बढ़ रहे हैं, आगे जाके और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सेम इज हैपनिंग विद वेब 3.0। वेब 3.0, डीएप्स, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, मेटावर्स, इन सब के बारे में बात ना करना ऐसा है जैसे कि आप लोग, जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट को आप लोग इग्नोर कर रहे थे। सो गाइस, ये सब चीजें सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं आखिर ये वेब 3.0 है क्या, आखिर ये क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, मेटावर्स, डी एप्स, डिसेंट्रलाइज एप्स, आखिर ये सब चीजें हैं क्या। ऑफ कोर्स हम ये सब चीजें आज की सिर्फ इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को एक इस वीडियो में कवर करना, आपके भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वी आर गोना टॉक अबाउट कि क्रिप्टो करेंसीज का इन्वेंशन हुआ ही क्यों, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई ही क्यों, क्या है क्रिप्टो करेंसीज, नीड फॉर क्रिप्टो करेंसीज। हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आज की वीडियो में डेडिकेटेड, आज की पूरी वीडियो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूंगा, इसकी ये वीडियो बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया अपना रही है, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, और अभी नहीं लेकिन अब से 5 साल बाद जिस टेक्नोलॉजी को सब लोग यूज करेंगे और जानेंगे, हम लोग उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद प्लीज ये मत सोचना कि मैंने आपको सजेस्ट करा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो ऊपर बढ़ने और नीचे गिरने का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि आपने कुछ पैसे लगाए वो 10 गुना हो गए 1-2 दिन में, ऐसा भी होता है, और नीचे गिर भी जाते हैं। तो मैं क्रिप्टो करेंसीज आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी अपनी मर्जी, जो आप अपनी मर्जी से करो, बट मैं आपको बोलूंगा गाइस यू शुड नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, क्या आखिर टेक्नोलॉजी है क्या। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस, एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप ऐसा मान सकते हैं कि यार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी के जैसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली है, जिसमें हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कल हम लोग या बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेब 3.0 के बारे में, फिर हम कभी डिस्कस करेंगे मेटावर्स के बारे में, बट आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक की इन्वेंशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कब हुई, नीड फॉर क्रिप्टो करेंसीज क्या थी, क्या नीड थी क्रिप्टो करेंसीज के आने की। हम लोग टाइम में बहुत पहले चलता है, आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से हमारी दुनिया ने नई नई चीजों को अपनाया, नए नए टेक्नोलॉजीज को अपनाया, तो स्टार्टिंग में जो हमारा लेन देन का तरीका था, ट्रांजैक्शंस का तरीका था, वो था बार्टर सिस्टम। आप में से बहुत लोगों को बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा। मतलब जब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारी करेंसी, जो अभी हम इंडिया में रुपए यूज करते हैं, यूएसए में यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूज करते हैं, जब ये सब नहीं था तो हमारा सबसे स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास हमारा बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में ये था कि लेट्स से अगर मैं कोई किसान हूँ, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, फार्म हाउस है जहां से आप अपना मिल्क देते हो, मिल्क का आपका प्रोडक्शन है या फिर आपका एग्स का प्रोडक्शन है, ठीक है, और मैं एग्रीकल्चर में मेरा सारा काम है, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं वेजिटेबल्स का काम है, तो आपको वेजिटेबल्स की जरूरत होती थी, मैं क्या करता था, मैं आपको वेजिटेबल्स देता था और बदले में आप मुझे मिल्क या फिर एग्स वगैरह दे देते थे।
ये हमने बचपन से पढ़ा है, दैट इज द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर अराइज हुई थी जब सामने जिसका फार्म हाउस है उसे वेजिटेबल्स चाहिए। उसने बोला कि ठीक है आप मुझे वेजिटेबल्स दे दो, मुझे वेजिटेबल्स की जरूरत है, लेकिन मैं अपने एग्स और अपना मिल्क नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप मुझे वेजिटेबल्स दे दो, बदले में कुछ और ले लो, लेकिन मैं आपको मिल्क वगैरह नहीं दूंगा। तो आप समझ रहे हो कि एक वैल्यू नहीं क्लियर हो रही थी कि किस वैल्यू के बदले क्या देना चाहिए, और जब दूसरा बंदा वो चीज नहीं देना चाहता तो फिर क्या हम लोग दे। इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बार्टर सिस्टम में आई थी, और मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों को पता बार्टर सिस्टम क्या था। फिर हुआ ये कि लोगों ने गोल्ड के बारे में बात करनी चालू कर दी, क्योंकि गोल्ड एक बहुत अनमोल चीज थी उस टाइम पे। ठीक है, तो गोल्ड के बहुत छोटे छोटे हिस्से कर दिया गए थे कि ठीक है अगर लेट से अगर सामने वाले इंसान को मेरी वेजिटेबल्स चाहिए और वो अपना मिल्क भी नहीं देना चाहता, तो वो बोलेगा कि ठीक है आप ये गोल्ड के जो छोटे छोटे सिक्के हैं या जितना भी छोटा वो हो सकता है, आप एक ये चीज ले लो और बदले में आप मुझे वेजिटेबल्स दे दो। मैं उससे ले लेता था और मैं उसका आगे यूज करता था। इसमें भी प्रॉब्लम थी। अब इसमें प्रॉब्लम थी कि गोल्ड तो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, लेकिन आप उससे भी छोटा करना है तो क्या करें। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 3 या 4 फ्रूट चाहिए, 3 या 4 वेजिटेबल्स चाहिए, अब उसके लिए तो वो पूरा इतना गोल्ड नहीं देगा ना, और उससे छोटा गोल्ड को क्या करेंगे। तो धीरे धीरे अडेप्टेशंस बढ़ा, एंड तब तक फिर ये हमारा टाइम आ गया जब तक हमारे यूनियंस वगैरह क्रिएट हो गए, हमारे जो आरबीआई है, हमारे बैंक्स वगैरह क्रिएट हो गए, और फिर ये चीज हो गई कि ठीक है अब वो गोल्ड के सिक्के वगैरह ना देके हमने नोट छापना चालू कर दिए। लेट्स अगर गाइस मैं आपको बोलूं कि आपके पास 500 रुपए का नोट है, अब आप उस 500 रुपए के नोट से क्या खरीद सकते हो। मान के चलते हैं कि आप उस 500 रुपए के नोट से एक जैकेट खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या प्रूफ है कि वो जो 500 रुपए का नोट है वो 500 रुपए का ही नोट है। समझ रहे मेरी बात को, है तो वो एक कागज का टुकड़ा ही ना, वो कॉटन से ही बना है 500 रुपए का नोट। तो एक नोट जो कि 500 रुपए का है, जो कि कागज से बना है, और एक दूसरा कागज जो कि नॉर्मल कागज है, वो कागज देके हम लोग जैकेट को नहीं खरीद सकते। तो हुआ ये था कि उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप लगी थी नोट के ऊपर, उसमें ये लिखा था, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज बोली थी कि ये एक लीगलाइज नोट है, मतलब कि इसे अथॉरिटी मिली है ऊपर से, तो इसके बदले आप जो भी चीज लेना चाहो वो ले सकते हो। तो इस तरीके की करेंसीज 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये सब करेंसीज मार्केट में आने लग गई। ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी अगर हम लोग अब्रॉड की बात करें तो और अलग अलग तरीके की करेंसीज आ गई। अब गाइस इन सब करेंसीज को हम लोग नाम देते हैं फियाट करेंसीज का। क्या नाम देते हैं? फियाट करेंसीज का, जो भी आज की डेट में मैं भी यूज कर रहा हूँ, और आप लोग में से भी बहुत लोग फियाट करेंसीज का, आई डोंट नो, बहुत के सभी लोग फियाट करेंसीज का यूज कर रहे होंगे। हर करेंसीज में कोई ना कोई आप देखोगे, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही थी। सेम गोज फॉर फियाट करेंसीज। फियाट करेंसीज में भी अब एक प्रॉब्लम आ गई। फियाट करेंसीज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि आज की डेट में अगर आपके पास 100 रुपए का एक नोट है, और उस 100 रुपए के नोट से आप जो जो खाने की चीजें खरीद सकते हो, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि उस 100 रुपए के नोट से आप जो जो खाने की चीजें, पहनने की चीजें, आप कुछ भी खरीद सकते हो, या 1 साल बाद उस सेम 100 रुपए के नोट से आप वही सेम चीजें खरीद सकते हो? द आंसर विल बी नो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में आज 10,000 रुपीज है, तो गाइस वो 1 साल बाद 10,000 रुपए नहीं है। आप इस बात को समझो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आज आपके पास बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो वो 1 साल बाद भी अगर 10,000 रुपए बैंक में शो कर रहा है 10,000, वो 10,000 नहीं है। वो 10,000 अब 9,500 या 9,700 बन चुके हैं। अब आप लोग सोचोगे मैं पागलों वाली बात कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसे ही हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं कि 10 रुपए की मैगी 12 रुपए की हो गई, या फिर जो भी आप चीज का एग्जांपल लो, आप समझो कि उसकी वैल्यू कम हो रही है हर साल। जो पैसे आपके पास आपके बैंक अकाउंट में है उसकी वैल्यू कम हो रही है हर साल। अब वैल्यू को कम हो रही है, वैल्यू इसलिए कम हो रही है कि मार्केट में जो अलग अलग बायर्स हैं वो रेडी हैं सेम चीज का प्राइस जो है उससे ज्यादा पे करने के लिए। लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग रेडी हैं पे करने के लिए। इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अभी हो सकता है आपके दिमाग में चीज आ रही हो कि इन्फ्लेशन अगर इतना बढ़ रहा है, लोग इतना लोग पैसा कह रहे हैं कि ठीक है हमें ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हूं, तो नोटों की सप्लाई कम कर दो। नोटों की सप्लाई कम कर देंगे तो लोगों के पास कम नोट होंगे, और जब लोगों के पास कम नोट होंगे तो लोग चीज खरीद ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप जेन्युइनली सोचो कि इस साल हमने नोट जो छापे, हम अगले साल नोट छापे ही नहीं, तो क्या होगा? नोट की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। उससे अगले साल भी नोट मत छापो, तो वो 10,000 रुपए आपके 10,000 रुपए लाएंगे। लेकिन अगर अगले साल नोट उन लोगों ने छाप दिए तो वो 10,000 रुपए आपके 9,600 या 700 हो गए। तो आप समझ रहे हो ये इन्फ्लेशन भी क्यों हो रहा है, ये वैल्यू भी क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल नए नोट छाप रही है। सो गाइस आप ध्यान से समझो इस चीज को कि क्योंकि गवर्नमेंट हर साल नए नोट छाप रही है, ये जो हमारे पास नोट है इसके कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। अब स्टोर ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? प्लीज गाइस वीडियो के साथ बने रहो। आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट क्रिप्टो करेंसीज को समझाना कोई इजी चीज नहीं है, बहुत एक टेक्निकल चीज है, और उसे समझाने के लिए मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ा। तो हम लोग वापस आते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू।
तो अगर हम लोग हमारी इस फियाट करेंसीज को, जैसे कि हमारा यूएस डॉलर, हमारा इंडियन का रुपी है, ये जो फियाट करेंसीज होती है ये स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि आपने इसे रखा है अपने अकाउंट में और 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये सेम चीज रहेगी। क्या गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है? यस गाइस, गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि इस साल दुनिया में जितना गोल्ड है अगले साल दुनिया में और गोल्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद और गोल्ड आ जाएगा। गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई है। गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है कि आप स्टोर करोगे तो उसकी वैल्यू हर साल बढ़ेगी। गोल्ड की वैल्यू इस साल भी बढ़ रही है, अगले साल भी बढ़ रही है, अगले साल भी बढ़ रही है। गोल्ड की स्टोर ऑफ वैल्यू है, फियाट करेंसीज की स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। लेकिन हम गोल्ड को एज अ करेंसी हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी रख के देख लिया, वो पॉसिबल नहीं है, वो छोटा नहीं हो सकता। फियाट करेंसीज में ये प्रॉब्लम आ गई, गोल्ड में ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब क्या करें? ऐसे टाइम पे सातोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसीज का इन्वेंशन करा एंड ही स्टार्टेड विद बिटकॉइन। उन्होंने बिटकॉइन का अनाउंसमेंट करा, उन्होंने बिटकॉइन क्रिएट करा जो हमारी पहली क्रिप्टो करेंसीज थी गाइस। सो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटरनेट को कौन चलाता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनेट को बंद कर देना चाहिए तो इससे क्या मतलब है? इंटरनेट को कौन चला रहा है? इंटरनेट को कोई नहीं चला रहा, इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इंटरनेट पे आके हम लोग अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, लोग आके उस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म लाइक एप्स, वेबसाइट्स या और भी अलग तरीके की चीजें। इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। सेम गोज फॉर क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को कोई कंट्रोल नहीं करता। इवन सातोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करी तो वो भी क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसीज पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। और क्रिप्टो करेंसीज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जिनकी अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में जो हम मेन क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, लेट्स से बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को हम अगर आप बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? उस स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि बिटकॉइन अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन है टोटल वो है 21 मिलियन। 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन है, उससे एक ज्यादा बिटकॉइन नहीं है, एक कम बिटकॉइन नहीं है। अब उस 21 मिलियन बिटकॉइन में से कुछ को अभी तक माइन कर चुके हैं। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना, यानी कि कुछ को हम लोग खोज चुके हैं 21 मिलियन बिटकॉइंस में से, और बाकी को अभी तक हमने नहीं खोजा। हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन ये नंबर आगे 21 मिलियन पे रुक जाएगा। 21 मिलियन से एक बिटकॉइन ज्यादा नहीं होगा, हम उससे बिल्कुल भी ज्यादा बिटकॉइन नहीं ले सकते। अगर हम लोग फियाट करेंसीज की बात करेंगे, टोटल नंबर में इंडिया में जितनी फियाट करेंसीज हैं, गवर्नमेंट अगले साल फिर करेंसीज छाप देगी, उसके बाद फिर छाप देगी, उसके बाद फिर छाप देगी। फियाट करेंसीज में स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज में स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसीज की लिमिटेड सप्लाई है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, एंड अगेन मैं बोलूंगा सारी क्रिप्टो करेंसीज की लिमिटेड सप्लाई नहीं होती, कुछ की अनलिमिटेड सप्लाई भी होती है। बट यहाँ पर मेजरली जैसे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन आ ही नहीं सकते। बिटकॉइन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको बाहर विदेश से 10 लाख रुपए चाहिए या आपको किसी से कुछ चाहिए, ठीक है, 10 लाख रुपए में अभी 10 लाख रुपए मैंने टर्म यूज करा। अगर उस 10 लाख रुपए को मैं इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन कन्वर्ट करके बोलूं, तो अगर आपको मैं बोलूं कि विदेश में से, अब्रोड में से किसी से बिटकॉइन चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, और आप बिटकॉइन के फॉर्म में लेते हो, या फिर यहां से पैसा किसी के पास बिटकॉइन के फॉर्म में भेजते हो, तो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं और बहुत कम इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस कौन लेता है? चार्जेस लेते हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जिस क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोग क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज करते हो, वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो बहुत कम पैसे यहाँ पे चार्ज होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है, अगर गवर्नमेंट पैसे ले नहीं पाए तो वो तो कितना ज्यादा टैक्स लगा देती है, और कितना टाइम कंज्यूमिंग ये चीज है। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग फियाट करेंसीज को छोड़ के क्रिप्टो करेंसीज को अपना लो। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हमारे पास इसका भी अधिकार है। हमें चॉइस देनी चाहिए कि हम लोग फियाट करेंसीज को चूज करें या क्रिप्टो करेंसीज को चूज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फियाट करेंसीज को बैन कर दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें चॉइस मिलनी चाहिए। डेट्स इट। अगर हमें चॉइस मिलेगी तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये वीडियो डालने के बाद क्रिप्टो करेंसीज की पॉपुलैरिटी, ऑफ कोर्स ऐसे और भी लोग यूट्यूबर्स डालेंगे तो पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी, बट प्लीज आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट मत करो, और अगर करोगे तो अपने बेस पे करो। मैं कोई सजेशन आपको नहीं कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज की टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टर हूं, तो यस, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज बहुत तरीके की होती है। अगर मेरे में क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, सोलाना हो गया। जैसे कि अगर हम लोग बिटकॉइन का ही नाम ले तो बिटकॉइन सबको पता है कि बिटकॉइन क्या है। इथेरियम का नाम ले तो इथेरियम एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हम लोग
डिसेंट्रलाइज एप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके के अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज, अगर हम लोग EPNS की बात करें, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जोमेटो से ऑर्डर करा तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपका ऑर्डर इतनी इतनी देर में आ जाएगा। तो EPNS क्या है, जब हम लोग डी एप्स का यूज करेंगे, डिसेंट्रलाइज एप्स का, तो वहां पर EPNS हमें नोटिफिकेशन भेजेगा। EPNS का वो वाला काम है। कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास बिटटोरेंट जैसी क्रिप्टो करेंसीज है। हर एक क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना रोल है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने फंक्शंस हैं। क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, उसे समझना मुश्किल है, बट आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको दिया और चीज को क्लियर करा कि आखिर सब लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और आखिर है क्या ये क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी की नीड क्या थी। आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी की नीड समझ में आ गई हो। बहुत से ऐसे देश हैं, मतलब बहुत से नहीं बोलूंगा, बट कितने ऐसे देश हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी बैन है, कितने ऐसे जहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कोई लीगलाइजेशन ही नहीं है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लीगल भी नहीं है तो बैन भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। गाइस, आप लोगों को याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक टर्म यूज करी थी, मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है, आप लोगों को VR के बारे में पता होगा, वर्चुअल रियलिटी। वो हम ऐसा एक चश्मा पहनते हैं, मैं आपको यहाँ पे आसपास वीडियो भी शो कर दूंगा जिसमें हम ऐसा वो चश्मा पहनते हैं और हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं। वो चीज हर साल बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी, हम लोग 3D गेम्स खेलते थे। अब उसी का एक नया वर्जन आने जा रहा है, दैट इज द मेटावर्स। मेटावर्स में आप VR के थ्रू बैठकर, जैसे अगर मैं शुभ वर्मा मेटावर्स में जाकर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं अपने घर बैठे वो VR पहनकर मेटावर्स की क्लास में जाऊंगा। आप सब लोग मेटावर्स में अपने घर बैठ के वो VR पहनोगे, मेटावर्स की क्लास में आओगे। 10, 15, 20, 50 जितने भी लोग होंगे, एक हम लोग एक बड़ा हॉल ले लेंगे मेटावर्स में। मेटावर्स में आप सब लोग जाओगे और वो VR पहन के वहां पे मेरी क्लास अटेंड करोगे। किसी को कुछ बोलना है वो चल के आगे करेगा, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, आप मुझसे हाथ मिला पाओगे। ये सब मेटावर्स में पॉसिबल है। कुछ इस तरीके का मेटावर्स है। मेटावर्स अब में जो ट्रांजैक्शंस होंगी, मेटावर्स जिस तरीके से काम करेगा, वो सब के लिए वो क्रिप्टो करेंसीज को यूज करने वाला है। मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब चीजें जो होंगी, ये सब चीजों को ही वेब 3.0 का नाम दिया गया है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, वेब 3.0, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसीज। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की चीजें हैं। मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा आप लोगों को इस सब के बारे में बताने पे, बट अगेन डिपेंड करता है कि इस वीडियो का कैसे रिएक्शन आता है। अगर इस वीडियो का अच्छा रिएक्शन आया तो बिल्कुल हम लोग इसके बारे में इन फ्यूचर हम लोग बात करेंगे। बट इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में बताना। पर्सनली मुझे तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग 360 डिग्री में मेटावर्स में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बट अगेन मुझे भी अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मेटावर्स के बारे में, मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। एंड बिल्कुल अगर इस पर अच्छा रिएक्शन आता है तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना अपना फीडबैक जरूर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।